हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऐसा नर्सिंग लेक्चर। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले ऐसा नर्सिंग लेक्चर को सब्सक्राइब करें और आई बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपने जीआईटी सिस्टम जो है वो स्टडी कर लिया है तो आज आप जो भी आपने पढ़ा है उसको आप जो है आज इवेलुएट कर सकते हैं। यहाँ पे 20 से 25 क्वेश्चन जो है मैं लेके आया हूँ जीआईटी सिस्टम से, और हर एक डिजीज़ जो है मैंने उसको क्वेश्चन के अंदर लिया है ताकि अपन उसको जो है रिवाइज कर सकें। अगर आपने अभी तक जीआईटी सिस्टम नहीं भी पढ़ा है तो भी आप वीडियो को देखिए ताकि आपको पता चले कि हमें जो है डिजीज़ जो है वो किस तरह पढ़नी है और उसको कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज, क्वेश्चन को आप अच्छे से आराम से पढ़ें। द नर्स इज मॉनिटरिंग ए क्लाइंट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल with a diagnosis of appendicitis who is scheduled for surgery in 2 hours. The client begins to complain of increased abdominal pain and begins to vomit. On assessment, the nurse notes that the abdomen is distended and bowel sounds are diminished. इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होता है? ज़्यादातर क्वेश्चन जो है इस तरह के भी पूछे जाते हैं। पहला ऑप्शन है, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, एडमिनिस्टर द प्रिस्क्राइब्ड पेन मेडिकेशन, call and ask the operating room team to perform surgery as soon as possible, reposition the client and applying a heating pad on the warm setting to the client's abdomen। ठीक है, डिसाइड कीजिए क्या होना चाहिए इसका आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपेंडिसाइटिस जो है वो डायग्नोज हुआ है। क्या हुआ है? अपेंडिसाइटिस है और उस पर्सन की 2 घंटे के अंदर क्या होने वाली है? सर्जरी हो रही है। और अचानक से हमें पता चल रहा है कि क्लाइंट कंप्लेन कर रहा है कि एब्डोमिनल पेन जो है, अचानक से एब्डोमिनल पेन जो है वो इंक्रीज होने लग गया है और पेशेंट जो है वो वोमिट भी करना चालू स्टार्ट हो गया। तो उस केस के अंदर जो नर्स है उसका मोस्ट एप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? तो आप देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक है, इसको अपन अभी यहाँ होल्ड रखते हैं। एडमिनिस्टर द प्रिस्क्राइब पेन मेडिकेशन, कॉल एंड आस्क द ऑपरेटिंग टीम। तो थर्ड वाला जो है उसमें वो बता रहे हैं कि ऑपरेटिंग रूम टीम जो है उसको कॉल करके बताएगी कि हमें सर्जरी जो है वो जल्दी से जल्दी परफॉर्म करनी चाहिए। जो सर्जरी का शेड्यूल वाला टाइम है वो नर्स का जो नर्स का फंक्शन उसके अंदर नहीं आता है, मीन्स नर्स जो है कभी भी शेड्यूल नहीं बनाती है सर्जरी का। तो थर्ड ऑप्शन तो क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन तो क्या हो गया? कट गया। फिर है फोर्थ, रीपोजिशन द, क्लाइंट को पोजीशन देके हीटिंग पैड अप्लाई करेंगे। अब अगर अपेंडिसाइटिस का केस है और अपन हीटिंग पैड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? उसके रप्चर होने के चांस होंगे, मींस पेरिटोनाइटिस हो सकता है। तो ये कंडीशन भी नहीं होगी। फिर है कि तो फिर यहाँ पे हुआ क्या होगा? एक्चुअली में क्या हुआ होगा कि अपेंडिसाइटिस जब बढ़ रहा है तो वहाँ पे क्या होगा? इसकी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी पेरिटोनाइटिस। मींस जैसे ही अपेंडिक्स जो है वो रप्चर होगा और जो भी मटेरियल है वो क्या होगा? पेरिटोनियल कैविटी में आएगा, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा तो क्या कंडीशन हो जाएगी? पेरिटोनाइटिस। उसमें क्या देखने को मिलता है? सीवियर एब्डोमिनल पेन और वोमिट। उस केस में जो नर्स है उसका काम क्या होगा? सबसे पहले नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक है। अब सेकंड है पेन मेडिकेशन। तो पेन मेडिकेशन जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन में नहीं आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। इसके अलावा अपेंडिसाइटिस के अंदर कुछ एक दो पॉइंट है, जैसे कि एक अपन को देखने को मिलता है एमसी बर्नीस पॉइंट। ठीक है, पहले भी अपन ने डिस्कस किया था कि एमसी बर्नीस पॉइंट देखने को मिलता है और एक देखने को मिलता है रोसिंग साइन। ठीक है, इन दोनों को अपन को जो है क्लेरिफाई करना है। एमसी बर्नीस पॉइंट का मतलब क्या होता है कि एंटीरियर इलियक क्रेस्ट और अम्बिलिकस रीजन से अपन एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं। ठीक है, तो इलियक क्रेस्ट से 1/3 जो 1/3 डिस्टेंस पे पॉइंट होगा और अम्बिलिकस से जब 2/3 का पॉइंट होगा, मींस यह है इलियक स्पाइन और यह है अम्बिलिकस। ठीक है, यह है एंटीरियर इलियक स्पाइन। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला जो रीजन है ये कहलाता है एमसी बर्नीस पॉइंट। 1/3 यहाँ से और 2/3 यहाँ से, इसे कहा जाता है एमसी बर्नीस पॉइंट। और यहाँ पे क्या होता है कि पेन फील होता है जनरली। यहाँ पे जैसे अपन टच करते हैं तो पाल्पेट करने पे या तो टेंडरनेस महसूस होगी, जैसे पाल्पेट करेंगे पर्सन को जो है क्या होगा? पेन फील होगा। और जैसे ही प्रेशर रिलीज करेंगे तो रीबाउंड टेंडरनेस देखने को मिलेगा, मींस पेन की जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी? इंटेंसिफाई हो जाएगी और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसे कहते हैं एमसी बर्नीस पॉइंट। रोसिंग साइन में क्या होता है कि लेफ्ट क्वाड्रेंट रीजन जो है, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट रीजन है, उसको जब पाल्पेट करते हैं तो किसमें पेन फील होता है? राइट क्वाड्रेंट में। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट साइन है किसके? अपेंडिसाइटिस के। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेकंड क्वेश्चन की कि ए क्लाइंट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद द सस्पेक्टेड डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट पेनक्रियाटिस। मतलब यहाँ पे जो कंडीशन है वो क्या है?
एक्यूट पेनक्रियाटिस की है और उसको नर्स जो है वो असेस कर रही है। फिर बोला है कि विच असेसमेंट फाइंडिंग्स वुड बी कंसिस्टेंट विद एक्यूट पेनक्रियाटिस, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई का मतलब हुआ कि इनमें से मल्टीपल चॉइस में से क्या होगा, एक से ज्यादा करेक्ट है वो अपन को बताना है। कंडीशन दे रखी है एक्यूट पेनक्रियाटिस की। ऑप्शन में है डायरिया, ब्लैक टेरी स्टूल, हाइपर एक्टिव बाउल साउंड, ग्रे ब्लू कलर एट द फ्लैंक, एब्डोमिनल गार्डिंग एंड टेंडरनेस, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट पेन विथ रेडिएशन टू द बैक। ठीक है, जल्दी बताएं। क्या होगा? ठीक है, तो एक्यूट पेनक्रियाटिस की कंडीशन दे रखी है और अपन को बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन इसमें से सही होंगे। तो पहला ऑप्शन है डायरिया का। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है डायरिया। तो पेनक्रियाटिस के अंदर क्या होता है, एक तो सबसे पहले अपन को पता है कि पेनक्रियास जो होता है वो किधर है, लेफ्ट साइड में है। ठीक है, पेनक्रियास लेफ्ट साइड में है। तो पेनक्रियास लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है फोर्थ वाला, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट पेन विथ रेडिएशन टू द बैक। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही है कि पेनक्रियास लेफ्ट साइड में है और लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट के अंदर ये प्रेजेंट होता है, तो वहां पे पेन फील होता है। और वो पेन जो है अपन कह सकते हैं लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट या फिर मिड एपिगेस्ट्रिक रीजन, ये कुछ इस तरह का होता है। तो ये तो है कि अपन ऐसे खड़े हैं, तो ये तो हो गया राइट साइड, ये हो गया लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट मतलब ये वाला जो एरिया होगा यहाँ पे, तो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट या फिर जो मिड एपिगेस्ट्रिक रीजन है, यहाँ पे अपन को क्या होता है, पेन फील होता है। ठीक है, और ये पेन जो है पीछे की साइड में, बैक साइड में क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, ये अपन कह सकते हैं रेडिएट होता है। तो ये सिक्स्थ ऑप्शन तो सही हो गया, सिक्स्थ सही है। फिर है एब्डोमिनल गार्डिंग एंड टेंडरनेस। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है कि पर्सन जब पेनक्रियाटिस की कंडीशन है, ठीक है, अब क्या अपन को पता है कि लीवर जो है बाइल जूस बनाता है, फिर वो गोल ब्लैडर पे आता है, गोल ब्लैडर से फिर वो सिस्टिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट से होते हुए पेनक्रियाटिक डक्ट, फिर हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट से डुडेनम में एंटर होता है कुल मिला के। तो जब पर्सन बहुत ज्यादा हैवी मील करेगा, खासकर फैट कंटेनिंग फूड ज्यादा खाएगा, या फिर इसके अलावा बहुत ज्यादा अल्कोहल ड्रिंक करेगा, उसके 24 से 72 आवर बाद पेन तो फील होता ही है। इसके बाद इमीडिएटली बाद जैसे ही कुछ टाइम बाद में क्या होता है, जब वो फैटी मील इंटेक करता है तो उसको जो है एब्डोमिनल पेन फील होता है। क्योंकि एब्डोमिनल पेन फील होता है क्योंकि इसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या होता है, बाइल जूस सिक्रेट होगा। बट पेनक्रियाटिस में क्या है, इन्फ्लामेशन हो गया तो वो बाइल जूस जाएगा नहीं, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे एब्डोमिनल में क्या होगा, पेन फील होगा, मींस एब्डोमिनल गार्डिंग और टेंडरनेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर तीसरा है, फोर्थ ऑप्शन क्या है, ग्रे ब्लू कलर एट द फ्लांक। फ्लांक रीजन कौन सा होता है, ये वाला। ठीक है, ये कौन सा रीजन है, फ्लांक रीजन है। यहाँ पे क्या होता है, ग्रे ब्लू कलर। ठीक है, अब यहाँ की क्या इंफॉर्मेशन है, तो क्या होता है, यहाँ पे अपन को एक्यूट पेनक्रियाटिस केस में दो साइन देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी दो साइन देखने को मिलते हैं। कौन कौन से साइन है, एक तो देखने को मिलता है टर्नर साइन, और एक होता है कुलन साइन। ठीक है, ये दो साइन इंपॉर्टेंट है। अब इस फ्लैंक एरिया के अंदर जो अपन को ग्रे या ब्लू डिस्कलरेशन जो देखने को मिल रहा है स्किन का, उसको अपन क्या कहते हैं, ग्रे टर्नर साइन या टर्नर साइन, जो कि क्या है, पेनक्रियाटिस के अंदर प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है कि जब पेनक्रियाटिस वाली कंडीशन है, वहां पर जब पेरिटोनियल कैविटी को बाहर, मतलब पेरिटोनियल कैविटी जो है उससे बाहर जब एंजाइम निकलते हैं, मींस वो कहाँ आ जाता है, क्यूटेनियस टिश्यू तक, तब क्या होता है, अपन को फ्लांक रीजन के अंदर ग्रे और ब्लू डिस्कलरेशन जैसे इनको देखने को मिलता है, उसे अपन क्या कहते हैं, टर्नर साइन। ठीक है, अब बात करते हैं कुलन साइन क्या होता है। तो कुलन साइन में क्या होता है कि ये जो आपको रीजन दिख रहा है, ये कौन सा रीजन होता है, अम्बिलिकस रीजन। तो यहाँ पे इस पेरी अम्बिलिकस रीजन के अंदर अगर मुझे स्किन का डिस्कलरेशन देखने को मिलता है, उसे मैं क्या कहता हूँ, कुलन साइन। दोनों ही साइन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पेनक्रियाटिस के अंदर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन फोर्थ है वो सही हो गया। इसके अलावा पेनक्रियाटिस के अंदर क्या होता है, पेरिस्टोल्टिक जो मूवमेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, मतलब डिक्रीज हो जाते हैं पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट। तो यहाँ पर डायरिया और हाइपर एक्टिव बाउल साउंड दोनों ही देखने को नहीं मिलेंगे। फिर आता है सेकंड ऑप्शन, ब्लैक टेरी स्टूल। तो यहाँ पे ब्लैक टेरी स्टूल भी देखने को नहीं मिलता है। यहाँ क्या देखने को मिलता है, स्टेटोरिया, मींस क्या देखने को मिलता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ का, कि यहाँ पे स्टेटोरिया देखने को मिलता है। मींस क्या हुआ कि फैटी स्टूल अपन को देखने को मिलता है, फैटी स्टूल। ठीक है, ये हो गया अपना एक्यूट पेनक्रियाटिस
कंप्लीट। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर होगा 4th, 5th एंड 6th। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि द नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट हु इज एक्सपीरियंसिंग एन एक्यूट एपिसोड ऑफ कोलेसिस्टाइटिस। कोलेसिस्टाइटिस एक्यूट एपिसोड जो है क्लाइंट एक्सपीरियंस कर रहा है और नर्स को असेस कर रही है, इनमें से कौन सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डायग्नोसिस को सपोर्ट करेगा। तो इसका ऑप्शन है फीवर, पॉजिटिव कूलिंग साइन, फिर तीसरा ऑप्शन है कंप्लेंट्स ऑफ इंडाइजेशन, फोर्थ ऑप्शन है पाल्पेबल मास इन लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, फिफ्थ है पेन इन द अपर राइट क्वाड्रेंट आफ्टर ए फैटी मील, वेग्यू लोअर राइट क्वाड्रेंट एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। ठीक है, ये कौन सा केस है, कोलेसिस्टाइटिस का, बताएं। ठीक है, तो कोलेसिस्टाइटिस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है फीवर है, पॉजिटिव कूलेंस है तो कैंसिल हो गया क्योंकि अभी पेनक्रियाटिस से पढ़ा था तो सेकंड तो होगा ही नहीं। फिर आता है कंप्लेंट्स ऑफ इंडाइजेशन, पाल्पेबल मास इन लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, तो गोल ब्लैडर तो पता है कि लीवर के नीचे की तरफ इस राइट साइड में होता है, तो यहाँ पे फोर्थ भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर आता है पेन इन अपर क्वाड्रेंट आफ्टर ए फैटी मील, तो यहाँ ये हो सकता है कि एक्चुअली यहाँ जो टर्म है इसका मतलब क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ द गोल ब्लैडर, इन्फ्लामेशन ऑफ गोल ब्लैडर, गोल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन है, उसे तो कहते हैं कोलेसिस्टाइटिस, और लिथियासिस का मतलब क्या है, गोल ब्लैडर में स्टोन फॉर्मेशन है। तो यहाँ तो ये पूछ रखा है, तो यहाँ पे पेन क्या होगा, अपर आउटर क्वाड्रेंट में होगा, मींस पेन जो होगा वो कहाँ होगा, इस रीजन में होगा, यहाँ पे अपर आउटर क्वाड्रेंट में, या फिर यहाँ भी हो सकता है, बट इस रीजन मींस अपर आउटर क्वाड्रेंट में ही होगा, और वो भी कहाँ होगा, राइट साइड में। तो इसका आंसर फिफ्थ अगर देखें, पेन इन द अपर राइट क्वाड्रेंट आफ्टर ए फैटी मील। हाँ, क्योंकि जो गोल ब्लैडर है वहां पे क्या स्टोर है, बाइल जूस। ठीक है, बाइल जूस, और बाइल अपन को पता है किसमें काम आता है, फैट के डाइजेशन के अंदर काम आता है। ठीक है, फैट के डाइजेशन में काम आता है। अगर गोल ब्लैडर इन्फ्लामेशन होगा तो ये बाइल जूस जो होगा वो जा नहीं पाएगा बाहर की तरफ, और वहां पे क्या होगा, फैट का डाइजेशन नहीं होगा। तो फैटी मील के बाद में क्या होता है, पर्सन को अपर राइट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पेन फील होता है। तो फोर्थ गलत है, बट फिफ्थ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर है सिक्स्थ ऑप्शन कि वेग्यू लोअर राइट अपर राइट क्वाड्रेंट एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, तो लोअर साइड में नहीं होता है, अपर साइड में ही होता है, तो फिर सिक्स्थ भी क्या हो जाएगा, गलत। अब बचे फर्स्ट फीवर, तो फीवर आता है, फीवर को अपन जनरली देखने को मिल सकता है, और कंप्लेंट्स ऑफ इंडाइजेशन, अब बाइल जूस ही नहीं है, ठीक है, इन्फ्लामेशन हो रखा है, बाइल जूस ही नहीं है, तो डाइजेशन नहीं हो, तो यहाँ पे इंडाइजेशन की पर्सन क्या करेगा, कंप्लेन करेगा, तो थर्ड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मींस कोलेसिस्टाइटिस के अंदर हो क्या रहा है कि अपर आउटर क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा, इन्फ्लामेशन तो देखने को मिलेगा ही, साथ में फीवर होगा, इंडाइजेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सारे सिम्टम्स पे देखने को मिलते हैं। अपन को लोकेशन वाइज अपन जो है इसके अंदर ऑप्शन को करेक्ट और इनकरेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अपन और ऑप्शन देखें तो और क्या क्या हो सकता है इसके अंदर, इसके अलावा यहाँ पे एक साइन देखने को मिलता है जो कि इंपॉर्टेंट, अभी तक मैंने 4 साइन देख लिए हैं। कोलेसिस्टाइटिस खासकर एक्यूट के अंदर एक साइन देखने को मिलता है जिसका नाम है मर्फी साइन। ठीक है, अगर मर्फी साइन पॉजिटिव है मींस पर्सन को क्या है, एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस है। अब मर्फी साइन होता क्या है कि मिड क्लेविकुलर लाइन मीन्स ये जो क्लेविकल बोन है इसके बिल्कुल मिड में, और जहां पे ये लास्ट कोस्टल रीजन है इसके नीचे की तरफ हम मान सकते हैं कि लीवर या गोल ब्लैडर की पोजीशन है। जब नर्स जो है उस रीजन को जो कि कोस्टल रीजन के नीचे की तरफ है जस्ट, जब हम उसको पाल्पेट करते हैं, पहले पर्सन को कहा जाता है कि वो एक्सेल कर ले, ठीक है, फिर इसको जब हम पाल्पेट करते हैं तो पर्सन को पेन जो है बहुत ज्यादा फील होता है, मींस पेन बहुत ज्यादा सीवियर फील होता है, और पर्सन जो है वो इनहेल भी नहीं कर पाता। उस साइन को क्या कहा जाता है, मर्फी साइन, जो कहां प्रेजेंट होता है, कोलेसिस्टाइटिस, या फिर कह सकते हैं एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस की कंडीशन में प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि एक क्लाइंट जो कि डायग्नोस है वायरल हेपेटाइटिस, फास्ट करेंगे आप थोड़ा क्योंकि 25 क्वेश्चन है। तो ए क्लाइंट इज डायग्नोस्ड विद वायरल हेपेटाइटिस कंप्लेनिंग ऑफ नो एपेटाइट, लूजिंग माय टेस्ट फॉर फूड, व्हाट इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स गिवन टू द क्लाइंट टू प्रोवाइड एडिक्वेट न्यूट्रिशन, मतलब कौन सा इंस्ट्रक्शन नर्स प्रोवाइड करेगी क्लाइंट को ताकि एडिक्वेट न्यूट्रिशन उसको प्रोवाइड हो। सेलेक्ट फूड हाई इन फैट, पहला ऑप्शन। दूसरा है फ्लूइड का इंटेक बढ़ाना जिसमें जूस भी इंक्लूड होंगे। गुड
suffer with when allergy not as severe or eat less often, preferably only 3 large meals daily। तो यहाँ पे अपने पास केस है वायरल हेपेटाइटिस का, और पर्सन जो है उसको एनोरेक्सिया की कंडीशन है। तो फीमेल जो है या नर्स है वो क्या कहेगी जिससे कि उसकी जो डाइट है वो एडिक्वेट मात्रा में मिलती रहे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इंक्रीज इनटेक ऑफ फ्लूइड इंक्लूडिंग जूस। अब देखो हेपेटाइटिस है, ठीक है, हेपेटाइटिस है मतलब लीवर के अंदर क्या है, इन्फ्लामेशन है। लीवर में इन्फ्लामेशन है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी बाहर से प्रोडक्ट अपन ने इनटेक किया है उसको डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाएगा, ठीक है, इसकी जो फंक्शन है वो ऑल्टर हो जाएगा, डिटॉक्सिफाइड नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, टॉक्सिन्स रिलीज करेगा, ठीक है। वो टॉक्सिन्स रिलीज होने की वजह से क्या होगा, पर्सन को सीवियर एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा, मींस लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, जिसकी वजह से वेट लॉस भी होगा। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है, सेलेक्ट फूड हाई इन फैट, ठीक है, ये तो होगा नहीं, और ईट लेस। अब यहाँ पे क्या होता है, जब हेपेटाइटिस की कंडीशन है तो एक तो प्रोटीन इंटेक को भी क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है डाइट में, एक तो काम ये भी करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो मील होगी वो अपन कैसे प्रोवाइड करेंगे, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील, ठीक है, कम खाना है और ज्यादा टाइम तक खाना है, मीन्स 5 दिन में 5 से 6 बार खाना है थोड़ा थोड़ा करके। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन भी कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को करना है कि एपेटाइट नहीं है और टेस्ट भी जो है वो लूज कर रहा है, तो उस केस में अपन ज्यादा से ज्यादा फ्रूट देंगे उसको, जैसे जिसके अंदर जूस होंगे, सिट्रस फ्रूट होंगे, ताकि उसकी क्या हो, डाइट बनी रहे। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा इसका, इंक्रीज इनटेक ऑफ फ्लूइड इंक्लूडिंग जूसेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ए क्लाइंट हैज डेवलप्ड हेपेटाइटिस ए वो डेवलप कर रहा है आफ्टर ईटिंग कंटामिनेटेड ओयस्टर, द नर्स असेस द क्लाइंट फॉर व्हिच एक्सपेक्टेड असेसमेंट फाइंडिंग। क्या असेस करेंगे, मेलेज, डार्क स्टूल, वेट गेन, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट डिस्कम्फर्ट, बताएं। हेपेटाइटिस ए की कंडीशन है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखो कि इसके अंदर अपन जैसे अपन को नहीं भी पता था अपन कैसे चूज कर सकते हैं। जैसे हेपेटाइटिस ए बोला है, ठीक है, तो इन्वॉल्व तो कौन होगा, लीवर होगा, ठीक है। लीवर कहाँ होता है, राइट साइड में, राइट अपर क्वाड्रेंट में होता है, तो पेन भी कहाँ फील होना चाहिए, राइट साइड में, डिस्कम्फर्ट वहीं होना चाहिए, तो यहाँ क्या दे रखा है, लेफ्ट, तो फोर्थ ऑप्शन तो ऐसे कट गया। फिर आता है वेट गेन होगा, तो हेपेटाइटिस की कंडीशन में क्या है, जीआईटी सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग है, मेलेज है, ठीक है। इसके अलावा वेट लॉस है, क्योंकि एनोरेक्सिया की कंडीशन है, अब एनोरेक्सिया कंडीशन है तो वेट लॉस ही होगा, तो वेट गेन हो नहीं सकता। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, डार्क स्टूल, तो हमें पता है कि यहाँ पे लीवर के अंदर क्या प्रोडक्शन होता है, बाइल जूस का प्रोडक्शन होता है। अगर यहाँ इन्फ्लामेशन है, हेपेटाइटिस का मतलब क्या, इन्फ्लामेशन है, तो गोल ब्लैडर के अंदर क्या होगा, बाइल जूस जा नहीं पाएगा, बाइल जूस जा पाएगा नहीं तो फेट का क्या हो जाएगा, डाइजेशन हो नहीं पाएगा, या ऐसे समझ सकते हैं। या फिर यहाँ पे क्या होगा कि जो कॉन्जुगेटेड, सॉरी ये अपन जो बात कर रहे हैं फेट वाली, ये पिछला जो क्वेश्चन था अपना उसके लिए है। इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा डार्क स्टूल का, कि कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, लीवर से बाहर नहीं जा पाएगा। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन या बिलिरुबिन की मात्रा नहीं होगी तो स्टूल को कलर नहीं आएगा, तो वहां स्टूल कैसे देखने को मिलेगा अपन को, लाइट कलर स्टूल होगा, ठीक है, हेपेटाइटिस की कंडीशन में। तो यहाँ क्वेश्चन ने क्या बोला है कि यहाँ पे डार्क स्टूल होगा, तो डार्क यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि इन्फ्लामेशन की वजह से जो बिलिरुबिन है वो बाहर, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बाहर नहीं आ पाया है। तो यहाँ का आंसर क्या चला जाएगा, मेलेज वाली कंडीशन, ठीक है, ए ऑप्शन जो हो जाएगी वो करेक्ट हो जाएगी। इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था जिसमें था कि सेलेक्ट फूड हाई इन फैट, तो वहां पे फैट वाले फूड को सिलेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वहां पे भी क्या हो रहा था, हेपेटाइटिस वाली कंडीशन है, मींस वहां पे भी क्या है, इसमें इन्फ्लामेशन है, बाइल जूस बनेगा नहीं, बाइल जूस बनेगा नहीं तो फैट का डाइजेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ए क्लाइंट हैज जस्ट हैड ए हेम्ब्रोइडेक्टोमी, मींस कोई क्लाइंट है जिसकी अभी हेम्ब्रोइडेक्टोमी हुई है, मींस हेम्ब्रोइड्स को निकाला गया है सर्जिकली। फिर उसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन जो है एप्रोप्रिएट है इस क्लाइंट के लिए, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, मींस एक से ज्यादा करेक्ट आंसर इसमें मिलेंगे आपको। पहला ऑप्शन है एडमिनिस्टर टू सॉफ्टनर एज प्रिस्क्राइब्ड, दूसरा है इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू लिमिट फ्लूइड इंटेक टू अवॉइड यूरिनरी रिटेंशन, encourage a high fiber diet to promote bowel movements without straining, apply cold packs to the anal rectal area over the dressing until the packaging is removed, help the client to Fowler's position to place pressure on the rectal area and decrease bleeding, ठीक है। कौन सा पेशेंट है, हेम्ब्रोइडेक्टोमी का।
अगर अपन को ये आता है नहीं है, थोड़ी बहुत ही नॉलेज है, तो अपन इसको जो है कर सकते हैं। ठीक है, अब हेमरोइडेक्टोमी बोला है तो हेमरोइड्स को अपन ने निकाल दिया, तो एडमिनिस्ट्रेट टू सॉफ्टवेयर एज प्रिस्क्राइब। तो मतलब फर्स्ट क्या हो सकता है, सही हो सकता है, क्योंकि जहाँ हेमरोइड्स हैं, जो भी एनल वाला रीजन है, वहां पे अपन उसको निकाल दिया है, इंसिजन लगे हुए हैं, तो जो भी स्टूल है, अगर स्टूल पास आउट करेगा और उसमें अगर कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन रहेगी तो वो स्ट्रेनिंग करेगा, तो वहां पे क्या होती है, जो इंसिजन है वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर स्ट्रेनिंग की वजह से ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट, स्टूल सॉफ्टवेयर दे दें ताकि आसानी से फीसेस जो है बाहर पास आउट हो जाए। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू लिमिट फ्लूइड इनटेक टू अवॉइड यूरिन रिटेंशन। ठीक है, इसका कोई लिंक नहीं है, फ्लूइड लिमिट कम नहीं ज्यादा करनी चाहिए ताकि जो है कॉन्स्टिपेशन ना हो। तीसरा है इंक्रीज ए फाइबर डाइट, ये भी हो जाएगा क्योंकि फाइबर डाइट होगा तो कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत आएगी नहीं, बाउल मूवमेंट प्रमोट होगा बिना स्ट्रेनिंग के। और फोर्थ ऑप्शन है कि अप्लाई कोल्ड पैक। ठीक है, ये भी सही है, अपन कोल्ड पैक अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एरिया ओवर द ड्रेसिंग अंटिल द पैकेजिंग रिमूव, तो उससे अपन को कंफर्ट मेजर भी काम आएगा, तो फोर्थ भी सही है। फिर आता है फिफ्थ ऑप्शन कि हेल्प द क्लाइंट टू फाउलर पोजीशन। अगर पेशेंट फाउलर पोजीशन में रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा, तो ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सही कौन सा है, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड, ये एकदम सही ऑप्शन है। बस में इतना याद रखना है, हेमरोइडेक्टोमी हो रखी है, कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करना है कैसे भी, भले स्टूल सॉफ्टनर दो, ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड दो, ज्यादा से ज्यादा हाई फाइबर डाइट दो, और दूसरा पोजीशन का ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसके अंदर जो है नर्स जो है क्लाइंट को टीच कर रही है और उसे कौन सी दिक्कत है, GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है। ठीक है, 7th 8th जो भी है, उसके अंदर कौन से सब्सटेंस को अवॉइड करना है, इनमें से आइटम शुड द नर्स इंक्लूड ऑन दिस लिस्ट, सिलेक्ट ऑल दैट ऑन अप्लाई। मींस में से एक से ज्यादा करेक्ट है, जैसा कि कॉफी है, चॉकलेट है, पेपरमिंट है, नॉन फैट मिल्क है, फ्राइड चिकन है, इनमें से कौन सा आइटम को पर्सन को देने से नर्स मना करेगी। अगर उसको GERD है, मींस गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो है, ठीक है, तो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज मींस में क्या होता है कि जो यहाँ के कंटेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऊपर की तरफ आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इसोफेगस की जो लाइनिंग है वो ब्रेक डाउन होती है। ठीक है, और एसिडिटी भी बहुत ज्यादा बनती है। तो उस केस के अंदर अपन को ऐसे फूड को अवॉइड करना है जो यहाँ पे गैस्ट्रिक इरिटेशन का, मतलब पेट स्टमक को इरिटेट करने वाले जो फूड है उनको अवॉइड करना है। तो यहाँ पे जो कॉफी लिख रखा है, ठीक है, इस कॉफी को भी अपन अवॉइड करते हैं। ठीक है, चॉकलेट को भी अवॉइड करते हैं, पीपरमिंट को भी अवॉइड करते हैं, नॉन फैट मिल्क से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और फिफ्थ जो है फ्राइड चिकन और स्क्रैम्बल्ड एग। तो यहाँ पे एक तो आंसर क्या हो जाएगा, कॉफी आ जाएगा, क्योंकि कॉफी जो है वो इरिटेट की तरह काम कर सकती है। इसके अलावा चॉकलेट है और फ्राइड चिकन है। ठीक है, मतलब 2, 1, 2 और 5 जो होंगे इसके आंसर हो जाएंगे। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए क्लाइंट हैज डन अंडरगोन इसोफेजियो, इसमें अपन ने इसोफेगो गैस्ट्रोडुडेनोस्कोपी कराई है, मतलब जो इसोफेगस है, स्टमक है और ड्यूडेनम तक जो है वो एंडोस्कोपी हो रही है। अब नर्स को जो है हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या देना चाहिए, जो भी केयर प्लान को बनाएगी। ठीक है, ऑप्शन में है मॉनिटरिंग द टेम्परेचर, मॉनिटरिंग कंप्लेंट्स ऑफ हार्टबर्न, गिविंग वार्म गार्गल्स फॉर ए सोर थ्रोट और असेसिंग फॉर द रिटर्न ऑफ गैग रिफ्लेक्स। ठीक है, बताएं। देखिए यहाँ पे क्या है, इसोफेगो, मतलब अपन जो भी ट्यूब डालेंगे वो इसोफेगस फिर जाएगी स्टमक के अंदर और फिर ड्यूडेनम तक जाएगी, और वहां पे अपन जो है इंटरनल स्ट्रक्चर को विजुअलाइज करेंगे। ठीक है, अब ये अपन कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, अपन यहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया भी यूज करेंगे। तो अपन को ये बताना है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी अपन हमेशा एयर वे ब्रीथिंग सर्कुलेशन को देते हैं। तो यहाँ से रिलेटेड जो भी होगा उसको अपन क्या मानेंगे, करेक्ट मानेंगे। तो यहाँ पे क्या आंसर जाएगा इसका, फोर्थ ऑप्शन कि असेसिंग फॉर द रिटर्न ऑफ द गैग रिफ्लेक्स। मींस जो जब अपन ने ट्यूब को डाला था तो गैग रिफ्लेक्स को क्या करा था, एनेस्थीसिया देकर सप्रेस किया था। तो जब अपन ये प्रोसीजर हो जाएगा तो अपना जो प्रायोरिटी रहेगी वो क्या रहेगी कि गैग रिफ्लेक्स जो है वो वापस लौटे हैं या नहीं, उसको असेस करना। ठीक है, इसके अलावा इसमें हाईएस्ट बोला था, इसके अलावा टेम्परेचर मॉनिटर करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर जब हमने ट्यूब डाली है
और वो इसोफेगस के यहाँ पे लाइनिंग पे अगर टच हो रही है और रप्चर हो गया तो वहाँ पे टेम्परेचर बॉडी का बढ़ सकता है, या फिर हार्ट पेन की कंप्लेन भी हो सकती है। तो इस केस में जो फोर्थ है वो क्या जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन या प्रायोरिटी जाएगी वो, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके अंदर प्रोसीजर है वापस, जैसे ये प्रोसीजर था ईआरसीपी का। ईआरसीपी क्या होता है, एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रियोटोग्राफी। ईआरसीपी प्रोसीजर जो है अपन परफॉर्म कर रहे हैं। नर्स डिटरमाइंस दैट द क्लाइंट्स नीड फर्दर इंफॉर्मेशन इफ द क्लाइंट मेक्स विच स्टेटमेंट। मतलब इसमें ये पूछ रही है नर्स ने, पहले उसको समझा दिया इस प्रोसीजर के बारे में कि क्यों करा रहा है, और फिर जब वो नर्स को वापस को जो है क्लाइंट को असेस कर रही है और क्लाइंट इनमें से ऐसा क्या आंसर देगा जिसमें उसको नर्स को लगता है कि उसको वापस समझाने की जरूरत है। पहला, आई नो आई मस्ट साइन द कॉन्सेंट फॉर्म। तो सही है, कॉन्सेंट फॉर्म जब भी इन्वेजिव प्रोसीजर कराते हैं तो पेशेंट या पेशेंट के रिलेटिव से अपन जो है इन्फॉर्म कॉन्सेंट साइन करवाते हैं। दूसरा, आई होप द थ्रोट स्प्रे कीप मी फ्रॉम गेगिंग। सिंपल सी बात है, दूसरा क्वेश्चन ये क्या है, सही है कि जब अपन ये डालते हैं तो गैग रिफ्लेक्स को सप्रेस करने के लिए अपन एनेस्थीसिया का स्प्रे देते हैं उसको, ठीक है, तो ये भी सही है। तीसरा और चौथा, तीसरा क्या है, आई एम ग्लैड आई डोंट हैव टू लाई स्टिल फॉर दिस प्रोसीजर। अब यहाँ पे ये थोड़ा गलत हो गया, क्योंकि ये प्रोसीजर कराते हैं तो पेशेंट को 1 घंटे के आसपास टाइम लगता है और उसको अपन जो है लेटाते हैं सुपाइन पोजीशन पे या जो भी पोजीशन अपन देते हैं। तो यहाँ पे ये जब कह रही है कि आई डोंट हैव टू लाई, बट यहाँ पे ये क्या गलत है, यहाँ पेशेंट को प्रोसीजर में 1 घंटा लगता है और लेटाया जाता है। फिर है फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ ऑप्शन सॉरी, आई एम ग्लैड सम इंट्रावेनस मेडिकेशन विल बी गिवन टू रिलैक्स मी। सही है, इसमें अपन इंट्रावेनसली जो है देते हैं ताकि पर्सन जो है वो रिलैक्स हो जाए, ठीक है, एंजाइटी जो है दूर हो जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसके अंदर पर्सन जो है या हेल्थ प्रोवाइडर जो है डिटरमाइन दैट ए क्लाइंट हैज कॉन्ट्रैक्टेड हेपेटाइटिस है, या अपन कह सकते हैं हेपेटाइटिस ए की कंडीशन है, ठीक है, तो उसके फ्लू लाइक सिम्टम आ रहे हैं और जॉन्डिस को है। तो इनमें से कौन सा डायग्नोसिस जो है सपोर्ट करता है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मेडिकल डायग्नोसिस को सपोर्ट करता है क्लाइंट के। आई हैव हैड अनप्रोटेक्टेड सेक्स विथ मल्टीपल पार्टनर्स, आई एट सोल फिश अबाउट 2 weeks ago at a local restaurant, I was a IV drug abuser in the past and shared needle, I had a blood transfusion 30 years ago and after major abdominal surgery। कुल मिला के आपसे बस यहाँ पे ये पूछ रहा है कि हेपेटाइटिस ए जो है वो होता कैसे है। तो हमें पता है कि बी, सी और डी ये तो सब किससे होते हैं, अगर आप ड्रग एब्यूजर हैं, आप जो है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है, मींस अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाला प्रॉब्लम है। बट हेपेटाइटिस ए जो फैलता है वो किससे फैलता है, फीको ओरल रूट से फैलता है। मींस आपने कोई कंटामिनेटेड वाटर या फूड जो है इंजेस्ट किया है तो वहां पे आपको हेपेटाइटिस ए होने के चांस होते हैं। और फूड की अगर मैं बात करूं तो फूड में जनरली जो मराइन फूड होता है जिसमें शेल फिश है वो क्या है, सबसे ज्यादा क्या करती है, हेपेटाइटिस ए जो है वो करती है, ट्रांसफर करती है। तो यहाँ में आंसर क्या चला जाएगा, सेकंड ऑप्शन कि आई एट शेल फिश अबाउट 2 weeks ago in the एट ए लोकल रेस्टोरेंट, ठीक है। मस्त कुल मिलाकर सोर्स क्या है कि हेपेटाइटिस जो है फीको ओरल रूट से फैलता है। फीको ओरल रूट मतलब, ओरल रूट का मतलब तो क्या हो गया कि आप कंटामिनेटेड फूड और वाटर को इंटेक कर रहे हैं और जो इन्फेक्टेड पर्सन है जब वो फीसेस पास आउट करेगा और हाउस फ्लाई से जो है वही हाउस फ्लाई जाके दूसरे फूड को करेगी, इन्फेक्ट करेगी, उसको पर्सन इंजेस्ट करेगा तो उसको भी क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस ए हो जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, The nurse is providing dietary teaching to a client with a diagnosis of chronic gastritis। मतलब पर्सन को क्या दिक्कत है, chronic gastritis की दिक्कत है। The nurse instruct the client to avoid it to include which food rich in vitamin B12 in the diet select all the apply, nuts, corn, liver, apples, lentils और bananas। देखो क्रोनिक जब गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होती है तो ये क्या करती है, जो स्टमक की लाइनिंग है, ठीक है, ये जो स्टमक की लाइनिंग है इसको क्या कर देती है, डिटोरेट कर देती है और यहाँ पे क्या होता है, इन सेल्स का एट्रोफी होने लग जाता है। अब इन सेल्स के अंदर जो पेराइटल सेल्स हैं वो भी क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। कौन से सेल, पेराइटल सेल्स। अब ये पेराइटल सेल्स का काम क्या होता है, HCl का प्रोडक्शन करना। किसका प्रोडक्शन करना, HCl का प्रोडक्शन करना, और दूसरा इंट्रिंसिक फैक्टर का प्रोड्यूस करना, गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर। अब ये इंट्रिंसिक फैक्टर का काम क्या है, ये इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन।
अब क्या होगा कि जब गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होगी तो पैनक्रियाटिक सेल्स का भी क्या होगा, डेटोरेशन होगा, तो एसिड का प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा और इंटरेंसिव फैक्टर भी प्रोड्यूस नहीं होगा, तो विटामिन B12 की क्या हो जाएगी, कमी होने लग जाएगी बॉडी में। तो उस केस में नर्स क्या कहेगी कि आप जो है आउटसाइड सोर्स जो है विटामिन B12 के वो ले, ताकि आपकी कमी जो है वो दूर हो। तो इसमें जो है जो पहला फूड है नट्स, मींस वो भी विटामिन B12 रिच होता है, फिर है लीवर और फिर है फिफ्थ लेंटिल्स। ये सारे कैसे होते हैं, विटामिन B12 रिच फूड होते हैं। विटामिन B12 इसमें देखने को मिलता है जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, ठीक है, या फिर जो मीट होती है लीवर वगैरह, इनके अंदर क्या होता है विटामिन B12 रिच होता है। तो इसके साथ ये हो गया अपनी क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट 24 आवर्स फॉलोइंग ए कोलेसिस्टेक्टोमी। कौन सी सर्जरी हुई है यहाँ पे, कोलेसिस्टेक्टोमी, ठीक है, कोलेसिस्टेक्टोमी सर्जरी हुई है। द नर्स नोट दैट टी ट्यूब इंसर्ट की गई है, हैज ड्रेनेज 750 ml ऑफ ग्रीन ब्राउन ड्रेनेज सिंस द सर्जरी। मतलब जब से सर्जरी हुई है तब 750 ml ड्रेनेज निकला है और वो ग्रीन ब्राउन कलर का है। इनमें से कौन सा इंटरवेंशन मोस्ट एप्रोप्रिएट है, टी ट्यूब को क्लेम करना, इरिगेट करना, फाइंडिंग, डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग या नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडेड। यहाँ क्या हुआ है आप सोचिए, यहाँ पे जो डिजीज है वो है कोलेसिस्टेक्टोमी। कोलेसिस्टेक्टोमी का मतलब क्या हुआ, कोलेसिस्टाइटिस का मतलब है ग्लैंड इन्फ्लामेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर। सिस्टेक्टोमी का मतलब क्या है, उसको रिमूव करना, ठीक है, जो भी स्टोन है उसको रिमूव किया गया है। तो टी ट्यूब इंसर्ट करने का मतलब क्या हुआ कि ये गॉल ब्लैडर है, यहाँ से तो क्या निकलती है सिस्टिक, और यहाँ से राइट से आती है राइट हेपेटिक, लेफ्ट हेपेटिक, और ये सब मिलके यहाँ आगे जाके बनाती है कॉमन बाइट डक्ट। कॉमन बाइट डक्ट हो गई है कॉमन बाइट डक्ट। यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, गोल स्टोन पाया जा रहा है। तो अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या इंसर्ट किया आपने, टी ट्यूब, और यहाँ आपको पता है पैनक्रियाटिक डक्ट आ रही है, और ये फिर आगे जाके वो बनती है हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो भी है यहाँ पे टी ट्यूब इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, टी ट्यूब, और यहाँ से मैं ये कर दूंगा वो जो भी ड्रेनेज है वो बाहर आ जाएगा। ये है टी ट्यूब का फंक्शन, ड्रेनेज करना। जनरली 500 से 1 लीटर के आसपास जो है ड्रेनेज है वो नॉर्मल है। और जो क्वेश्चन में कलर दे रखा है जनरली इसी कलर का होता है, शुरुआत में थोड़ा बहुत हो सकता है, बट ये ग्रीन ब्राउन कलर का ही ड्रेनेज निकलता है, ग्रीन कलर का ब्राउन का ड्रेनेज निकलता है। तो उस केस में नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करेंगे, जो भी फाइंडिंग्स है वो क्या है, डॉक्यूमेंट करेंगे, मतलब सी ऑप्शन, क्योंकि सब क्या है, नॉर्मल है। कभी भी टी ट्यूब को क्लेम, इरिगेट जो भी करना है वो अपन हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसके इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे करेंगे, अपने हिसाब से कभी भी नहीं करेंगे। तो फर्स्ट सेकंड गलत हो गया, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये क्या है, नॉर्मल कंडीशन है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है नर्स इज मॉनिटरिंग क्लाइंट विद द डायग्नोसिस ऑफ पेप्टिक अल्सर, ठीक है, हर डिजीज को यहाँ पर कवर किया हुआ है। पेप्टिक अल्सर है डिजीज, पेप्टिक अल्सर विच असेसमेंट फाइंडिंग वुड मोस्ट लाइकली इंडिकेट परफोरेशन ऑफ द, मतलब इसमें से कौन सा बताता है कि अल्सर का परफोरेशन हो चुका है, ब्रेडिकार्डिया, नमनेस इन द लेग्स, नोजिया, वोमिटिंग, रिजिड बोर्ड लाइक एब्डोमेन। पेप्टिक अल्सर मतलब चलिए बताइए, ठीक है, तो यहाँ पे पेप्टिक अल्सर अगर रप्चर हो रहा है या फिर परफोरेशन होगा, तो परफोरेशन होगा, तो पेप्टिक अल्सर कहाँ है, स्टमक रीजन के अंदर है पेप्टिक अल्सर, ठीक है। तो ये जब होगा तो सीवियर पेन जो है पर्सन को फील होगा, सीवियर पेन। तो पहला पेन जो होगा वो मिड एपिगेस्ट्रिक रीजन में होगा। मिड एपिगेस्ट्रिक रीजन कौन सा होगा, ये एपिगेस्ट्रिक रीजन तो यहाँ फील होगा मिड एपिगेस्ट्रिक रीजन में, और फिर ये पूरे एब्डोमेन के अंदर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, मींस पूरे एब्डोमेन के अंदर क्या होगा, सीवियर पेन जो है पर्सन को फील होने लग जाएगा सडन। और ये अपने आप में क्या है, परफोरेशन एक सर्जिकल इमरजेंसी है, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो क्या होगा कि धीरे धीरे जो पूरा एब्डोमेन है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, रिजिड है, मींस ये क्या है अपने आप में ओमेन साइन है, मींस एक अशुभ साइन है, ओमेन साइन क्या है, रिजिड और बोर्ड लाइक एब्डोमेन। इसके अलावा यहाँ ब्रेडिकार्डिया दे रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, टेकिकार्डिया, ठीक है, ब्रेडिकार्डिया यहाँ पे नहीं होता है, टेकिकार्डिया होगा हाइपोवोलेमिक शॉक की वजह से। नर्वनेस इन द लेग्स का कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं है,
हाँ, यहाँ नोजिया और वोमिटिंग भी देखने को मिलती है, बट क्वेश्चन ने पूछा है मोस्ट लाइकली इंडिकेट परफोरेशन ऑफ द अल्सर, तो आंसर क्या जाएगा, ए रिजिड बोर्ड लाइक एब्डोमेन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The nurse is caring for a client following a gastrojejunostomy। gastrojejunostomy भी अपन इसमें करते हैं पेप्टिक अल्सर का जो सर्जिकल मैनेजमेंट है, जिसके अंदर अपन एक तो होता है गैस्ट्रेक्टोमी जिसमें पूरा स्टमक निकालते हैं, कुछ होता है सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी जिसमें अपन स्टमक का जो बहुत ज्यादा पार्ट जो इन्फेक्टेड है या जहाँ पे अल्सर ज्यादा उसको अपन रिमूव करते हैं। उन्हीं में से एक पार्ट है बिलीरुथ सेकेंड, जिसका नाम क्या दे रखा है, गैस्ट्रो जेजुनोस्टोमी। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन कंप्लीट होंगे मैं आने वाले वीक में पूरी जीआईटी सिस्टम में जितने भी इंपॉर्टेंट डिजीजेस हैं उनका वीडियो डालने वाला हूँ लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज के अंदर। आप देखिएगा, आप जल्दी से सिस्टम को कंप्लीटली कवर कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा वो आपके लिए। अब अपना क्वेश्चन पे आते हैं, नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट फॉलोइंग गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी। ठीक है, अब इनमें से कौन सा पोस्ट ऑपरेटिव प्रिस्क्रिप्शन शुड द नर्स क्वेश्चन एंड वेरीफाई, मींस ऑपरेशन होने के बाद कौन सा प्रिस्क्रिप्शन जो है नर्स क्वेश्चन करेगी और वेरीफाई करेगी। लेग एक्सरसाइज, अर्ली एम्बुलेशन, इरिगेटिंग द नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। ठीक है, तो सबसे पहले आप सोचे तब तक मैं बताता हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। अब क्या होता है, इसमें क्या करते हैं अपन, ठीक है, गैस्ट्रोजेजुनम मतलब इसमें क्या होता है, जो प्रोक्सिमल पार्ट है स्टमक का यह है ड्यूडेनम और जेजुनम, तो यहाँ से लेकर ये वाला रीजन जो है पूरा क्या करेंगे, सर्जिकली रिमूव किया जाएगा और इस पोर्शन को और इस पोर्शन को कर देंगे एनास्टोमोसिस कर देंगे। इसको कहा जाता है गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी। तो हमें से ये पूछा गया कि कौन सा पोस्ट ऑपरेटिव प्रिस्क्रिप्शन शुड द नर्स क्वेश्चन एंड वेरीफाई। तो लेग एक्सरसाइज से कोई लिंक नहीं है, अर्ली एम्बुलेशन भी नहीं कराते हैं, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब को इरिगेट कराया जाता है, इसके लिए पूछा जाएगा क्योंकि नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब का इरिगेशन के लिए पूछेगी, क्योंकि अपन जो है जो भी स्टमक के अंदर कंटेंट है वो एक जगह रिटेन ना हो, उसको चेक करने के लिए, उसको इरिगेट करने के लिए अपन थर्ड ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सही होगा। पर ये जो नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब है इसका जो भी अपन इरिगेशन कराते हैं या फिर पोजीशन देते हैं, ये सब जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर के जो प्रिस्क्रिप्शन है या इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे होता है, नर्स अपने हिसाब से नहीं करती, इसलिए यहाँ पूछा गया है कि शुड द नर्स क्वेश्चन एंड वेरीफाई, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। इसके अलावा कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो है यहाँ पे ऑप्शन में जो है इससे कोई ज्यादा लिंक नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज प्रोवाइडिंग डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन टू ए गैस्ट्रेक्टोमी एंड शुड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू टेक विच मेजर टू असिस्ट प्रिवेंटिंग डंपिंग सिंड्रोम। यहाँ क्या देखने को मिलता है, डंपिंग सिंड्रोम आफ्टर द गैस्ट्रेक्टोमी। तो नर्स जो है वो कौन सी क्या चीज असिस्ट करेगी, एम्बुलेट फॉलोइंग ए मील मतलब खाना खाने के बाद चलना, हाई कार्बोहाइड्रेट फूड को खाना, लिमिट द फ्लूइड टेकन विद मील्स, सिट इन ए हाई फाउलर पोजीशन ड्यूरिंग मील्स। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, डंपिंग सिंड्रोम। अब क्या होता है कि जैसे अपन ने सर्जरी करा दी गैस्ट्रेक्टोमी, तो उसके बाद में क्या होता है, गैस्ट्रिक एम्पटी मतलब पेट जो है जैसे अपन खाते हैं वो गैस्ट्रिक एम्पटी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए अपन क्या कराते हैं, जो पर्सन है उसको एक तो लाइंग डाउन, जैसे खाना खाया उसके बाद उसको जो है लेटा देते हैं ताकि जो गैस्ट्रिक एम्पटी है वो क्या हो जाए, धीरे मतलब स्लो हो जाए, स्लो डाउन हो जाए। दूसरा अपन जो फूड देते हैं वो कैसा होता है, फैट रिच, क्योंकि फैट के डाइजेशन में क्या होता है, टाइम लगता है स्टमक में, और फूड जो है लंबे समय तक जो है स्टमक में रहता है। इसके अलावा लिमिट्स, इसके अलावा जो मिल्क है, मिल्क या फ्लूइड इनटेक जो है फूड के साथ, उसको भी क्या कर देते हैं, रेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप ऑप्शन दे सकते हैं कि फोर्थ वाला कट जाएगा कि हाउ फाउलर पोजीशन देते हैं ड्यूरिंग मील्स, गलत है। हाई फाउलर से भी नीचे वाली क्वेश्चन देते हैं, या फिर अपन कह सकते हैं खाना खाते लाइंग डाउन पोजीशन दे देते हैं, फोर्थ गलत हो गया। ईट हाई कार्बोहाइड्रेट फूड, ये गलत हो जाएगा। अपन कैसा फूड देते हैं, फैट रिच, ताकि ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक फूड जो है स्टमक में रहे, वो खाली ना हो। एम्बुलेट फॉलोइंग ए मील, ये भी अपन नहीं करते, अपन कह रहे हैं कि अपन क्या करेंगे, पर्सन को लेटा देंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या चला जाएगा, थर्ड।
थर्ड भी चला जाएगा, लिमिट द फ्लूइड टेकन विद मील्स। ठीक है, अपनों क्या करना है, जो भी फूड खाया है उसके साथ में मिल्क और फ्लूइड की मात्रा कम से कम रखनी है ताकि गैस्ट्रिक एम्प्टी होने में बहुत टाइम लगे। फिर आता है 602 क्वेश्चन, देखिए 602 क्या है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The nurse is reviewing the prescription for a client admitted to the hospital with a diagnosis of acute pancreatitis। किसकी कंडीशन है, acute pancreatitis की कंडीशन है। फिर बोल रखा है कि इनमें से कौन सा इंटरवेंशन नर्स जो है एक्सपेक्ट है टू बी प्रिस्क्राइब फॉर ए क्लाइंट, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, मतलब जो भी सही हो सकता है वो बताना है। किसकी कंडीशन है, एक्यूट पेनक्रियाटिस की। मेंटेन एनपीओ स्टेटस, इंक्रीजिंग कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज या डीप ब्रीथिंग, गिव स्मॉल फ्रीक्वेंट हाई कैलोरी फीडिंग, maintain the client in a supine and flat position, give hydromorphine intravenously, maintain IV fluid at 10 ml per hour to keep the vein open। बताएं। ठीक है, पेनक्रियाटिस की कंडीशन है। ठीक है, पेनक्रियाटिस की कंडीशन है मतलब पेनक्रियास में क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। ठीक है, पेनक्रियास में इन्फ्लामेशन है, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स जो होंगे वो बाहर नहीं आ पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा बाहर ऊपर से जो बाइल जूस हो रहा है वो भी क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा, उसमें डोडेनम में एंटर नहीं हो पाएगा। तो अपन को क्या करना है कि खाना अगर अपन खाएंगे, ठीक है, खाना खाएंगे तो एंजाइम सीक्रेट होंगे, एंजाइम सीक्रेट होंगे तो पेन क्या होगा, सीवियर पेन फील होने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एनपीओ स्टेटस को मेंटेन करना जरूरी होता है एक्यूट पेनक्रियाटिस में। तो अपन का पहला आंसर क्या हो जाएगा, मेंटेन एनपीओ मींस नथिंग बाउल माउथ, मींस अपन को कुछ भी इंटेक नहीं करना है। दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग, सही है, इसमें अपन क्या कर सकते हैं, कफिंग और डीप ब्रीथिंग को एनकरेज कर सकते हैं। फिर है गिव स्मॉल फ्रीक्वेंट हाई कैलोरी फीडिंग, जब हम बोल रहे हैं कि एनपीओ रखना है तो फिर हाई कैलोरी फीडिंग का कोई मतलब ही नहीं है, थर्ड गलत हो जाएगा। फोर्थ, मेंटेन द क्लाइंट इन सुपाइन एंड फ्लैट पोजीशन, इसमें बोला गया है कि क्लाइंट को सुपाइन पोजीशन में मेंटेन किया जाता है। अब यहाँ बोल रहे हैं कि कफिंग और डीप ब्रीथिंग को एनकरेज कर रहे हैं तो क्लाइंट को सुपाइन पोजीशन में अपन रखेंगे ही नहीं, फोर्थ भी गलत, क्योंकि अपन सुपाइन पोजीशन में रखेंगे तो उसका कोई इससे जो है लेना देना नहीं है, पोजीशन अपन को सुपाइन बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करेंगे। अब पेन जो है वो पेनक्रियाटिस में क्या होता है, सीवियर पेन फील होता है जो कि पर्सन जो है टॉलरेट नहीं कर सकता, तो अपन वहां पे एनाल्जेसिक डायरेक्टली कौन सी यूज करते हैं, मॉर्फिन वाली। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या यूज करेंगे, हाइड्रोमॉर्फिन इंट्रावेनसली। फिर सिक्स्थ ऑप्शन क्या है, सॉरी फिफ्थ है, सिक्स्थ ऑप्शन क्या है, मेंटेन आईवी फ्लूइड एट 10 ml टू कीप द वेन ओपन, इससे कोई लिंक है ही नहीं, तो सिक्स्थ तो गलत हो गया, मतलब सिक्स्थ तो डायरेक्ट गलत है। ठीक है, सेकंड फर्स्ट और थर्ड में से एक चूज करना, अगर फर्स्ट चूज किया तो थर्ड गलत हो जाएगा। ठीक है, पोजीशन अपन सुपाइन देते नहीं इसमें, तो फर्स्ट सेकंड फिफ्थ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ। ये था अपना एक्यूट पेनक्रियाटिस। पेनक्रियाटिस में अपन ने साइन देखे थे। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोन्स डिजीज है किसी पर्सन को, क्रोन्स डिजीज। क्रोन डिजीज में क्या बोल रहा है कि नर्स जो है प्रोवाइडिंग टीचिंग फॉर ए क्लाइंट विद न्यूली डायग्नोस्ड क्रोन डिजीज अबाउट डाइटरी मेजर टू इंप्लीमेंट ड्यूरिंग एक्स एग्जार्बेशन एपिसोड। इनमें से कौन से स्टेटमेंट क्लाइंट द्वारा कहा गया है जिसमें लगता है कि उसे वापस समझाने की जरूरत है या नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन। पहला है डोर्सी, सॉरी हाँ, आई शुड इंक्रीज द फाइबर इन माई डाइट, I will need to avoid caffeinated beverages, I am going to learn some stress reduction technique, I can have exacerbation and remission with Crohn's disease। ठीक है, Crohn's disease है तो Crohn's disease किसमें आती है, इन्फ्लामेटरी डिजीज में आती है जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है इंटेस्टाइन में। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा कि नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट I should increase the fiber in my diet। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द नर्स इज रिव्यूइंग द रिकॉर्ड ऑफ ए क्लाइंट विद अ डायग्नोसिस ऑफ सिरोसिस एंड नोट दैट देयर इज अ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ एस्टेरेक्सिस। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एस्टेरेक्सिस क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए, तब अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हाउ शुड द नर्स assess for its presence, dorsiflex the client's foot, measure the abdominal gait, ask the client to extend the arms, instruct the client to lean forward। ठीक है, एस्टेरेक्सिस क्या होता है, ये जनरली अपन को सिरोसिस की कंडीशन में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, सिरोसिस की कंडीशन में जब लीवर प्रोडक्ट को डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाता है तो क्या होता है, टॉक्सिन रिलीज करता है, टॉक्सिन रिलीज करता है, उसके से एनोरेक्सिया भी होता है, मेंटल कंफ्यूजन भी होता है।
एक कंडीशन होती है एस्टेरिक्सिस। इसमें क्या होता है, पर्सन को जब हाथ या हैंड और आर्म्स को जो है एक्सटेंड करने ही कहा जाता है तो वो क्या करता है, फ्लैपिंग मूवमेंट करता है। ठीक है, फ्लैपिंग जैसे बर्ड्स फ्लाई करती है अपने विंग से, वैसे इसके हैंड जो है वो फ्लाई होते हैं। इसमें क्या होता है, ये हाथ जो है अपनी उंगलियां वो तो क्या हो जाती है, पूरी स्प्रेड हो जाती है और इसका क्या हो जाता है, फ्लेक्स हो जाती है रिस्ट। कुछ इस तरह का मूवमेंट जो है पर्सन करता है, इसे अपन क्या कहते हैं, एस्टेरेक्सिस। ठीक है, इसमें देखने को मिलता है सिरोसिस में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आस्क द क्लाइंट टू एक्सटेंड द आर्म्स, मतलब थर्ड आंसर हो जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज रिव्यूइंग द लेबोरेटरी रिजल्ट फॉर अ क्लाइंट विद द सिरोसिस एंड नोट्स दैट अमोनिया लेवल कितना बता रखा है, 85 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। इनमें से कौन सा डाइटरी सिलेक्शन जो है नर्स अपने क्लाइंट को सजेस्ट करेगी, रोस्ट पोर्क, चीज ऑमलेट, पास्ता विद सॉस, ट्यूना फिश सैंडविच। इनमें से कौन सा डाइट सिलेक्शन डज द नर्स सजेस्ट, मतलब क्लाइंट को खाने के लिए क्या कहेगी। अगर कंडीशन क्या है, अमोनिया जो है, अमोनिया बढ़ा हुआ है, तो सिंपल सी बात है, अमोनिया किससे बना होगा, प्रोटीन से, और प्रोटीन जो है वो गया होगा, मतलब पहले जो भी अपन खाएंगे वो कहाँ जाएगा, स्टमक पर डाइजेशन होगा, तो भी प्रोटीन के स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे, फिर वो जो है पोर्टल वेन से कहाँ जाएगा, लीवर में, तो लीवर से क्या बनेगा, अमोनिया। मीन्स डाइट में प्रोटीन की मात्रा क्या करनी है, कम करनी है, और प्रोटीन किससे मिलता है, एनिमल रिच डाइट से। जैसे कि रोस्ट पोर्क है तो वो अपन पर्सन को अवॉइड करवाएंगे, चीज ऑमलेट है ये भी एनिमल प्रोडक्ट, ये नहीं करवाएंगे, पास्ता विद सॉस, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। फोर्थ क्या है, ट्यूना फिश सैंडविच। तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ सब क्या है, प्रोटीन रिच फूड है, इसलिए इसको अपन क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूडेनल अल्सर की बात की गई है कि नर्स जो है वो ड्यूडेनल अल्सर, the nurse is doing an admission assessment on a client's history of duodenal ulcer to determine whether the problem is currently active. The nurse should assess the client for which symptom sign of duodenal ulcer, weight loss, nausea, vomiting, pain relieved by food intake, pain radiating down the right arm. बताएं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका, पेन रिलीव्ड बाय फूड इंटेक, मतलब थर्ड। अब क्या होता है, अब हमें पता है कि ड्यूडेनल अल्सर होता है और एक होता है गैस्ट्रिक अल्सर। दोनों में अपन एक बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर में तो क्या होता है कि जैसे पर्सन फूड इंटेक करता है तो उसके 30 से 60 मिनट के बाद में पर्सन को कैसा पेन फील होता है, यहाँ पे शार्प, एक मिनट क्लियरिटी तो ठीक है, शार्प पेन जो है पर्सन को फील होता है। ठीक है, और यहाँ पे अपन को जनरली हेमेटेमेसिस की कंडीशन देखने को मिलती है, मींस खून की जो उल्टियां हैं वो अपन को गैस्ट्रिक अल्सर में देखने को मिलेगी। बट ड्यूडेनल अल्सर में क्या है, अलग डिफरेंस है। यहाँ पे अपन को जनरली बर्निंग पेन फील होता है। कौन सा फील होता है, बर्निंग पेन। बर्निंग पेन फील होता है, मींस यहाँ पे क्या होगा, जिसे अपन हंग्री पेन भी कहते हैं। मींस यहाँ पे क्या होता है, 30 से 60 मिनट बाद होता है। इसमें क्या होता है, बहुत टाइम बाद, मतलब 3 से 4 घंटे बाद क्या होगा, पेन फील होगा। कैसा नेचर होता है, बर्निंग पेन या फिर हंग्री पेन। जैसे खाना खाते हैं वो पेन क्या हो जाता है, रिलीव हो जाता है। जैसे कि ऑप्शन में देख रहा होगा, पेन रिलीव्ड बाय फूड इंटेक, इसलिए अपन इसका थर्ड आंसर होता है कि पर्सन जैसे ही फूड खाता है तो क्या हो जाता है, उसका पेन ठीक हो जाता है, इसलिए अपन इसको हंग्री पेन या फिर बर्निंग पेन भी कहते हैं। 3 से 4 घंटे बाद जब फूड इंटेक कर लिया जाता है उसके बाद देखने को मिलता है। इसके अंदर हेमेटेमेसिस कॉमन था, यहाँ पे कॉमन होता है मेलेना। मेलेना का मतलब होता है ब्लडी स्टूल, ब्लडी स्टूल। ठीक है, यहाँ पे क्या कॉमन होता है, ब्लडी स्टूल। ये दोनों के बीच में क्या है, बेसिक डिफरेंस है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। तो यहाँ आंसर अपना क्या था इस क्वेश्चन में, पेन रिलीव्ड बाय फूड इंटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइटल हर्निया है, क्लाइंट को क्रोनिकली एक्सपीरियंसेस हार्ट बर्न फ्लोइंग मीन्स, जैसे ही खाना खाता है पर्सन उसको हार्ट बर्न जो है बहुत ही एक्सपीरियंस हो रहा है। और पर्सन किस चीज का है, हाइटल हर्निया का। The nurse should plan to teach the client to avoid which action because it is contraindicated with a hiatal hernia। अपन को इतना बताना है कि एक पर्सन है हाइटल हर्निया का, उसमें कौन सा खाना कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा। अब हाइटल हर्निया में क्या होता है कि नॉर्मली ये अपना डायफ्राम है और ये इसोफेगस यहाँ से आता है और यहाँ से ऐसे ही नॉर्मल पोजीशन होती है। अब क्या होता है हाइटल हर्निया में, ये जो पोजीशन है ये कुछ इस तरह हो जाती है, मींस ये अपन को ऐसे देखने को मिलेगा, स्टमक थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा ऐसे, प्रोट्रूजन ऑफ स्टमक। स्टमक का क्या हो जाएगा, डायफ्राम के ऊपर प्रोट्रूजन हो जाएगा, इसमें सांस लेने में इन सब में
दिक्कत आएगी। ऑप्शन क्या कह रहा है, लाइंग रिकम्बेंट फॉलोइंग मील्स, खाना खाने के बाद लेट जाना चाहिए, कंज्यूमिंग स्मॉल फ्रीक्वेंट ब्लॉन्ड मील्स, टेकिंग H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट मेडिकेशन, रेजिंग द हेड ऑफ द बेड ऑन a 6-inch ब्लॉक। तो इसका आंसर बताएं कि क्या आंसर इसका हो सकता है। मतलब इसमें अपन को बताना है कि कौन सी चीज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है जो अपन को नहीं करनी चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको हार्ट बर्न हो रहा है, तो थर्ड तो सही हो जाएगा, थर्ड तो सही हो जाएगा कि H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ले रहा है, स्मॉल फ्रीक्वेंट ब्लॉन्ड मील ले रहा है, ये भी सही है, फर्स्ट भी सही है। गलत कौन सा हो जाएगा, सॉरी फर्स्ट क्या, फोर्थ भी सही है कि उसको जो है अपना हेड एंड जो है वो थोड़ा ऊपर कर देना चाहिए ताकि जो है प्रॉब्लम हार्ट बर्न की ना हो ग्रेविटी के अगेंस्ट जो है, क्योंकि ग्रेविटी का क्या होगा, ऊपर चढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा, ग्रेविटी क्या होगी नीचे लगेगी। तो फोर्थ ऑप्शन भी क्या है, सही है। तो गलत कौन सा हो गया कि खाना खाते ही जो अपन को लेटना नहीं चाहिए, खासकर अगर हाइटल हर्निया है। ठीक है, हाइटल हर्निया अपन ने देख लिया कि स्टमक का जो पार्ट है वो ये जो डायफ्राम होता है उसके ऊपर की तरफ चढ़ जाता है, सांस लेने में तो दिक्कत होती है थोड़ी बहुत। इसके अलावा क्या होता है, जो कंटेंट है HCl वगैरह वो ऊपर चढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट बर्न होता है। तो इस केस में अपन को क्या करना चाहिए, सीधा लेटना नहीं चाहिए, इस पोजीशन में यूज करना चाहिए क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट जो है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द नर्स इज प्रोवाइडिंग केयर फॉर ए क्लाइंट जिसमें कौन सी है, ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी। ट्रांसवर्स लोगों को पता है, ठीक है, ये यहाँ पे कोलोस्टोमी कर रखी है, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन। ठीक है, ये रेक्टम में खुल जाती है आगे जाके। तो यहाँ पे इस ट्रांसवर्स कोलोन की क्या कर रखी है, कोलोस्टोमी कर रखी है, मतलब अपन ने ओपनिंग कर रखी है। तो इनमें से कौन सा ऑब्जर्वेशन रिक्वायर इमीडिएट नोटिफिकेशन ऑफ द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। स्टोमा इज बीफी रेड एंड शाइनी, पहले भी अपन पढ़ चुके हैं इसको एम्स वाले पेपर में। ठीक है, पर्पल डिस्कलरेशन ऑफ द स्टोमा, स्किन एक्सक्रीशन अराउंड द स्टोमा, सेमी फॉर्म्ड स्टोन नोटेड इन द ओस्टोमी पाउच। अपन को क्या बताना है कि इनमें से कौन सा इमीडिएट नोटिफिकेशन जो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नर्स बताएगी। सिंपल सी बात है, अपन ने कहा था कि नॉर्मल जो कोलोस्टोमी का कलर होता है वो कैसा होता है, रेड या फिर या तो डार्क रेड या रेड या फिर थोड़ा बहुत पिंक हो सकता है। बट यहाँ आपको ऑप्शन दिख रहा होगा पर्पल, तो पर्पल कलर किसको बताता है, पर्पल कलर स्कीमिया की कंडीशन को बताता है कि वहाँ पर ब्लड सप्लाई क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है। तो इस अगर ऐसा अपन को पर्पल कलर वहाँ पे देखने को मिलता है तो अपन को हाथों हाथ जो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को जो है नोटिफाई कर देना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेकंड। इसके अलावा स्टोमा बीफी और रेड शाइनी एकदम सही है, रेड और शाइनी होती है। सेमी फॉर्म्ड स्टूल निकलता है वो भी ठीक है, पर स्किन एक्सोक्राइन ऑन द स्टोमा ये भी थोड़ी एब्नॉर्मल कंडीशन है। पर क्वेश्चन ये कह रहा है इमीडिएट रिक्वायरमेंट किसमें है, तो वो कौन सी है, पर्पल कलर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। A client had a new colostomy created 2 days earlier, मतलब 2 दिन पहले ही कोलोस्टोमी को क्रिएट किया गया है और वहां से माल ओडरस में बहुत ही बदबूदार फ्लेटस पास हो रहा है स्टोमा से। इनमें से कौन सा करेक्ट इंटरप्रिटेशन नर्स के द्वारा है, नॉर्मल एक्सपेक्टेड इवेंट है, या फिर ये जो है अर्ली साइन है स्केमिक बाउल का, या फिर ये जो है नॉट क्लाइंट उसके जो है एनजी ट्यूब रिमूव हो गए, नॉट हैव द एनजी ट्यूब रिमूव, या फिर इंडिकेट कर रहा है इनएडिक्वेट पर प्री ऑपरेटिव बाउल प्रिपरेशन को बताएं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब हम नई नई कोलोस्टोमी कराते हैं, मतलब कोलोस्टोमी जब करवाते हैं और 2 दिन बाद अभी हुई है अर्लियर, तो शुरुआत में तो क्या होता है कि पर्सन जो है नॉर्मली जो बाउल मूवमेंट है उसको वापस आने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। तो वहां पे जो पहला फिलेटस पास होता है वो कैसा होता है, माल ओडरस ही होता है। ठीक है, मींस ये जो इसमें लिख रखा है कि माल ओडरस फ्लेटस पास हो रहा है स्टोमा से, तो ये क्या है कि नॉर्मल कंडीशन है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, दिस इज ए नॉर्मल और एक्सपेक्टेड इवेंट, मतलब फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके अलावा बाकी सारे आंसर क्या है, गलत है, क्योंकि ये जब नए जो कोलोस्टोमी होती है तो 2-3 दिन पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट वापस आते हैं, रिटर्न आते हैं। उसके बाद में क्या होता है, जब पहला फ्लेटस पास होता है ओस्टोमी से तो वो क्या होता है, वो बदबूदार होता है। और उसके बाद अपन ने जो है कोलोस्टोमी में इल्यूस्टोमी में डिफरेंस देखा था कि यहाँ कोलोस्टोमी में अपन जो है एनिमा भी लगाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोलोस्टोमी में जो फीसेस निकलती है वो थोड़ी थिक होती है कंपैरिजन टू इलियोस्टोमी। इलियोस्टोमी में क्या होता है, थिन फ्लूइड लाइक क्या होती है, स्टूल पास आउट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि क्लाइंट जो है उसने अभी सर्जरी कराई है और उसमें क्रिएट हुई है इलियोस्टोमी करा रखी है, और नर्स असेसेस द क्लाइंट इन द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड
फॉर विच मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ सर्जरी। ठीक है, अब कौन सी किसकी बात कर रहा है, इलियोस्टोमी की। ठीक है, इन पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, इलियोस्टोमी, कोलियोस्टोमी, इनका इंडिकेशन क्या होता है, नॉर्मल कलर क्या होता है, नॉर्मल कौन सा एनिमा यूज़ करते हैं, कौन सी फीसेस में से पास आउट होती है। ठीक है, अब यहाँ से पूछ रहे हैं कि मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉम्प्लिकेशन कौन सी देखने को मिलेगी, फोलेट डेफिशिएंसी, माल एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आप इसको पूरी तरह से याद ही कर लीजिए कि इलियोस्टोमी के अंदर अपन को फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलता है सबसे शुरुआती में, मतलब जो इनिशियल होता है, इनिशियली तो अपन को यही देखने को मिलेगा। उसके बाद में जो है, जो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन दे रखे हैं, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, फैट का माल एब्जॉर्प्शन, ये अपन को जो है लेटर स्टेजेस में देखने को मिलता है। और इसके अलावा जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है ऐसा यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे फोर्थ आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो इस टाइप बनते हैं, अपन को इसी तरह जो है इलियोस्टोमी, कोलोस्टोमी को पढ़ना है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब लास्ट दो क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। लास्ट दो क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पे है आपके, कि इनमें से कौन सा डंपिंग सिंड्रोम जो है उसका अर्ली साइन सिम्टम नहीं है वो बताना है। ठीक है, डंपिंग सिंड्रोम, डंपिंग सिंड्रोम अपने अभी देखा कि गैस्ट्रेक्टोमी प्रोसीजर कराते हैं तो अपन को डंपिंग सिंड्रोम देखने को मिलता है। क्लिनिकल फीचर कुछ इस प्रकार है, एक तो टेकिकार्डिया देखने को मिलता है, टेकिकार्डिया, इसके अलावा एक्सेसिव स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पर्सन को जो है पसीने आते हैं, एक्सेसिव स्वेटिंग, इसके अलावा पेलोर। ठीक है, ये सब अपन को देखने को मिलता है, सिनकोप या वर्टिगो, ये कुछ कंडीशंस होती हैं पर्टिकुलरली जो कि अपन को डंपिंग सिंड्रोम में देखने को मिलती है। तो अपना यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, स्वेटिंग है, तो पेलोर मींस ए ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो डंपिंग सिंड्रोम भी आप जो है अच्छे तरीके से समझ लीजिए और मेमोराइज कर लीजिए। फिर है लास्ट क्वेश्चन यहाँ का, कि नर्स जो है वो क्लाइंट को बता रही है इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम के बारे में। ठीक है, इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्लाइंट के द्वारा कहा गया है, इंडिकेट्स ए नीड फॉर फर्दर टीचिंग। मतलब नर्स ने उसको समझा तो दिया है, बट पर्सन या पेशेंट जो है वापस से क्या कहेगा कि उसमें लगता है नर्स को कि वापस को समझाने की जरूरत है। तो उसमें बोल रहा है कि आई नीड टू लिमिट माई इंटेक ऑफ डाइटरी फाइबर। सेकंड ऑप्शन है आई नीड टू ड्रिंक प्लेंटी एटलीस्ट 8 to 10 cups डेली। आई नीड टू ईट रेगुलर मील्स एंड चो माई फूड वेल। आई विल टेक द प्रिस्क्राइब मेडिकेशन बिकॉज दे विल रेगुलेट माई बाउल पैटर्न। तो इसमें से गलत क्या हो जाएगा, अपन साफ, अगर अपन को ये भी नहीं पता कि इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम क्या होता है फिर भी अपन इसको करेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इन्फ्लामेटरी बाउल है, मींस बाउल जो होगा भले छोटा वाला हो बड़ा वाला, उसमें क्या है, इन्फ्लामेशन है, जिसकी वजह से अपन को बहुत सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अपन को बताया कि बाउल फंक्शन करता है, डाइटरी फाइबर अगर अपन अच्छा देते हैं तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। तो यहाँ पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत है। पर्सन पेशेंट क्या कह रहा है कि मुझे अपने डाइटरी फाइबर के इंटेक को कम करना चाहिए, क्योंकि क्या है, गलत है। डाइटरी फाइबर क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, ताकि बाउल की फंक्शन क्या हो जाए, अच्छे तरीके से चले। ठीक है, तो इसी के साथ जो है जीआईटी सिस्टम के 25 से 26 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए हैं और हर एक डिजीज को जो है इन्वॉल्व किया है, कुछ साइन मैंने बताए हैं। इसके अलावा मैं जल्दी जो है क्विक रिवीजन सीरीज लाने वाला हूँ, उसमें अपन फटाफट जीआईटी सिस्टम को 1 या 2 वीडियो के अंदर कंप्लीटली खत्म कर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू।